इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गजनफर। अभी मैं इस बटला हाउस के कब्रिस्तान में मौजूद हूं और इस कब्रिस्तान से ही रिलेटेड कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैं आवाज उठाने वाला हूं अपने चैनल के जरिए, जिनमें अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जोर शोर एक हंगामा सा मचा है वक्फ बिल के ऊपर। वक्फ बिल के ऊपर बड़े बड़े लोगों के, सियासी लोगों के भी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके रद्दोअमल सामने आए हैं। उनमें से सियासी लीडरान भी हैं, तंजीम के भी लीडरान हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो जमात उल-उलमा हिंद। लेकिन कहानी कहाँ से शुरू होती है ये तो बताना ज़रूरी है कि जब 2013 में हिंदुस्तान में जब बीजेपी की एक हुकूमत आई, फुल मेजॉरिटी से आई, उस टाइम मोदी हुकूमत के कई ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे ऐसे थे जिससे ये साफ दिखता है कि एक समुदाय को टारगेट लेकर के उन्होंने निशाना साधा। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 3 तलाक का मसला। उसमें मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के नाम पर 3 तलाक का कानून आनन फानन में लाया गया। उसके बाद धारा 370, उसके बाद एक नया मामला आया बाबरी मस्जिद का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद फिर से दोबारा उस पर सुनवाई हो और उस पर फैसला आया कि बाबरी मस्जिद का जो हिस्सा है वो हिंदू के पक्ष में दे दिया। खैर, इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है यूसीसी का। यूसीसी के बिल को भी मोदी सरकार पूरी जोर से, चूंकि उनके चुनावी वादों में से भी एक वादा है कि यूसीसी को किस तरह से लागू किया जाए, हिंदुस्तान में कानून बना करके लागू किया गया। लेकिन उससे पहले जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर एक बिल लाया गया संसद में, जिस पर खूब हंगामा मचा। काफी जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्थानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम काफी लोगों ने अपोज किया। उसकी कई पहलुओं को उन्होंने ये सोच करके सुधार किया कि इससे मुसलमान और खास करके पसमानदा मुसलमानों का उत्थान होगा और डेवलप होगा। लेकिन उनमें से जो क्लाउज है, जो उनमें से जो पॉइंट आउट किए गए कि जिससे ये लगे कि एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के हित के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन जब उसको पूरी तरीके से स्कॉलर्स और उन लोगों ने जांचा परखा तो पता ये चला कि ये एक खोखला वादा है, ये खोखली बातें हैं। वक्फ यूजर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको उन लोगों ने उजागर करने की कोशिश की। इस बिल को भी रातों रात आनन फानन में 24 घंटे संसद चली, इसको पास कराया गया। भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कई तंजीमें और सियासी लीडरान सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, वहां
सारी सुनवाइयों के बाद वहाँ सीजीआई ने एक सवाल किया जो बड़ा दिलचस्प सवाल था। सीजीआई ने ये सवाल किया कि क्या आप हिंदुओं की किसी तंजीम के अंदर गैर हिंदू को क्या दाखिल कर सकते हैं कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि वक्फ बाय यूजर क्या है? वक्फ बाय यूजर, जिस वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो डिस्प्यूट को ना मानते हुए सीधे वो प्रॉपर्टी सरकार की मानी जाएगी, इस पर अपोज हुआ। ऐसे ऐसे कई पॉइंटर हैं। तो इसको जब सुप्रीम कोर्ट सीजीआई ने गौर किया तब जाकर के इन्होंने अंतरिम स्टे लगाया, यानी कि एक स्टे लगाया है टेम्पोरली, और 5 दिन का, 1 हफ्ते का वक्त दिया है सरकार को इस पे जवाब देने के लिए। निशिकांत दुबे जी ने जिस तरह से सीजीआई के ऊपर ये टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अगर किसी भी तरह का गृह युद्ध होता है तो इसके जिम्मेदार सीजीआई होते हैं, तो क्या इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है? शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। क्या देखना दिलचस्प है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, क्या इस पे कार्रवाई करेगा। लेकिन उन सब से ऊपर उठ करके उपराष्ट्रपति के अभी जो टिप्पणी है यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इस पर भी देखना दिलचस्प है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। तो चलिए चलते हैं और मैं कुछ लोगों की उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं कि इस पर वो क्या कहते हैं। अभी मैं इस जगह मौजूद हूँ। हमारे साथ जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं ज़ेबा खान साहिबा, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तर्जुमान हैं। तो चलिए मैं इनसे कुछ बात करता हूँ, कुछ सवालात करता हूँ जो वक्त कानून के ऊपर कि उनकी क्या उनका रद्द-ओ-अमल है, उनका क्या नज़रिया है। इसमें अभी आप लोगों से मुखातिब कराता हूँ ज़ेबा खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि अभी इस पूरे हिंदुस्तान में एक उकाल आया हुआ है वक्फ के लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट में भी कई लोगों ने याचिका दायर की है जिसपे सुनवाई भी हुई है और एक इस देश में स्टे लगा। इस बीच में एक पहला सवाल तो ये गर्दिश में चल रहा है कि निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी सीजीआई पे की है और सीजीआई पे उन्होंने टिप्पणी की है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध की अगर कोई स्थिति पैदा होती है तो उसके जिम्मेदार सीजीआई होंगे। तो इस पर आपका क्या रद्द-ओ-अमल है? निशिकांत दुबे गोड्डा, झारखंड के गोड्डा से आते हैं, मैं आपको बता दूं, और बहुत गलत असंवैधानिक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। और लगातार निशिकांत दुबे ही नहीं, आप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जिस तरह आप किरण रिजिजू भी पिछले समय में बोले हैं, आपको पता होगा, और भी लीडर्स बोल रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति का ये स्लिप ऑफ टंग नहीं बोला जा सकता है। सिर्फ जिस तरह आपको पता होगा कि आकर भाजपा वाले एक ट्वीट कर देते हैं कि ये उनका अपना निशिकांत दुबे का अपना नज़रिया हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये उनका अपना नज़रिया नहीं, ये पूरे पार्टी का नज़रिया है। और लगातार उपराष्ट्रपति भी जिस तरह बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे जी बोल रहे हैं, किरण रिजिजू जी बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि जिस तरह कोर्ट जो है इंटरफेयर कर रही है अगर सरकार के कामों में, अगर सरकार भी इंटरफेयर करने लगे तो मतलब एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये थ्रेटनिंग थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको रोक के एक सवाल ये भी कहे कि हालांकि जेपी नड्डा जी ने
उनके इस बयान को उनके निजी बयान कहते हुए किनारा कर दिया। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ जेपी नड्डा, अभी तो मैं आपको वही बोल रही थी ना, एक ट्वीट से जेपी नड्डा जी के बयान से कुछ नहीं होता है। आप कारण बताओ नोटिस दिए? प्रधानमंत्री जी ने बोला इस तरह का कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट जो मतलब आखिरी एक उम्मीद होती है, वहां पर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का जब राम मंदिर का निर्णय वही सुप्रीम कोर्ट ने किया था तो आपको अच्छा लग रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, सिर्फ इनका एक एमपी का बात नहीं है, लगातार सब बोल रहे हैं इस तरह का। हालांकि जेपी नड्डा ने भी ये भी कहा, अपने ट्वीट के जरिए ये बताया कि श्रीकांत दुबे और जिन लोगों ने भी इस तरह की टिप्पणी की है उनको ताकीद किया है कि दोबारा इस तरह की ये बातें, तो क्या इससे संतुष्टि मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना दे रहे हैं, देश में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और सीजीआई के खिलाफ एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, माहौल खड़ा कर रहे हैं, और सिर्फ एक ट्वीट से आप किनारा कसी कर ले रहे हैं और फिर मत बोलिए। इससे क्या हो जाता है? उनको उसका राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में कहाँ पर स्टेटमेंट दिए, कहाँ पर केस होता है और तुरंत कार्रवाई हो जाती है, उनका सदस्यता रद्द कर दी जाती है, और अपने लीडर्स का जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल या निशान उठा रहे हैं, उनको बस एक ट्वीट से काम चल जाता है। बिल्कुल नहीं, कड़े शब्दों में शर्म आनी चाहिए। देखिए, हम तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस लगातार ये बोल रही है कि संविधान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, और आज देख लीजिए बात यहाँ तक पहुंच गई। सिर्फ आर्टिकल 142 का प्रयोग करके जो सीजीआई ने संजीव खन्ना जी ने रोका है, स्टे दिया है 5 तारीख तक के लिए, सवाल किया है सरकार से, उस पर इनको इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी और खन्ना जी को, सीजीआई खन्ना पर भी उंगली उठाने से पीछे नहीं रह रहे। इनको आदत पड़ गई है। इन्हें कैसा जज चाहिए? ये क्या चाहते हैं? रंजन गोगोई जैसा जज चाहिए? कौन से जज चाहिए इनको? अब्दुल नजीर जैसे जज चाहिए? दीपक मिश्रा जैसे इन्हें जज चाहिए? अशोक भूषण जैसे इन्हें जज चाहिए, जो सरकार के इशारे पर फैसले दे और बाद में उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाए? तो सब वैसे नहीं होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो संविधान पर कसम खाकर बनते हैं, इंसाफ के लिए होते हैं। तो क्या इस टिप्पणी पे क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी कि इस तरह की जो टिप्पणी की जाती है बीजेपी की तरफ से? देखिए, मुझे तो लगता है बिल्कुल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अभी कार्रवाई कर रहे हैं और सीजीआई खन्ना जी जिस तरह कार्रवाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। और पूरे देश में थू हो रही है भाजपा की, पूरे देश में जो जनता है उन्हें दुख है इस बात के लिए कि इस तरह के स्टेटमेंट, और चैनल्स को देखें ना, नेशनल चैनल्स बिल्कुल चुप बैठे में हैं। यही कोई और होता, सपोज कीजिए हम कांग्रेसी तो कभी भी इस तरह का अपशब्द, अगर हमें कुछ पसंद नहीं भी आता है तो कोर्ट का फैसला जो होता है, आखिरी फैसला होता है और हम सब्र कर लेते हैं, पर कोर्ट के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग नहीं करते। ना राहुल गांधी जी, ना कोई कांग्रेसी। ये सोचिए अगर ये कोई विपक्ष का लीडर इस तरह बोला होता तो आज पूरा सत्ता पक्ष में और चैनल्स पे क्या चल रहा होता। एक जो अहम सवाल है यहाँ पर कि ये इस तरह की टिप्पणी उन्होंने जिस तरह से की है, इसके बाद जो अगली सुनवाई हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है, अगर एक मुस्लिम समुदाय की तरफ के अगेंस्ट आता है, तो क्या ये माना जाएगा कि बीजेपी के प्रेशर से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले लिए? देखिए, लगातार प्रेशराइज तो किया जा रहा है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह रोक लगाई है तो उनको ये तो लग रहा है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी आर्टिकल्स है जो हमें फ्रीडम देता है उसका दुरुपयोग है, ये सही नहीं है, ये एक साजिश है, और पूरे देश को ये पोलराइज कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं हर जमीनों पर, हर मस्जिदों पर, हर दरगाहों के नीचे मंदिर खोजा जाए और लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चलता रहे और भाईचारा खराब हो, ताकि ये सिर्फ हर चीज को इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमारे एक यूजर ने एक सवाल किया है हमारे इससे पिछले वीडियो में, जब मैंने अमेंडमेंट पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस पर उन्होंने एक सवाल किया है कि योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान जारी किया कि ये भू माफिया जो वक्त के आड़ में जो भू माफिया चल रहा था
उनसे ज़मीनें लेकर के उस पर हॉस्पिटल, स्कूल और अदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे उन्होंने आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। ऐसे माफिया तो और भी बहुत है देश में, सिर्फ वक्फ की ही जमीनें हैं ये तो सिर्फ। देखिए, मैं तो बोल रही हूँ तो सब अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कल मैं एक चैनल्स पे थी, एंकर बताती हैं कि वक्फ जो है वो दूसरे की जमीनों को हड़प लेता है। फिर एक आए जो भाजपा की तरफ से ही बोल रहे थे, वो बताते हैं कि इस दिल्ली में ही 250 एकड़ जमीन ऐसी है जो वक्फ की सरकार ने हड़प ली है। तो इन्हें तो पहले ये नहीं पता है कि करना क्या है, बोलते कुछ है और है। पहले बोलते हैं मुसलमानों का फायदा हो जाएगा, जो वक्फ से इतना रेवेन्यू आएगा, ऐसा वैसा। फिर बोलते हैं वक्फ की जमीनें हड़प के जो गलत इलीगल हैं या जो भी गलत, तो वो सरकार के ये में चली जाएगी। तो इन्हें खुद नहीं पता है कि करना क्या है। अरे देश, एक ये बात भी है कि ये अब आते हैं वक्फ बिल के ऊपर। ये जो वक्फ कानून जो बना है, इसमें आखिर कांग्रेस का कहां पर और क्या रणनीति होगी आगे की? देखिए, ये आगे की रणनीति तो अभी पहले तो कोर्ट में फैसले हैं चल रहे हैं। आगे की रणनीति कैसे लड़ाई आगे लड़नी है ये लीडर्स तय करेंगे, और जो भी होगा हम लोगों को वो फैसला मंजूर। तो क्या ये स्टे से ही काम चलेगा या फिर इसको और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? नहीं, अगर देखिए जैसे काम चलेगा वैसे किया जाएगा। अगर लंबी लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो हम कमर कस के खड़े हैं सभी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन हम अपने वक्फ की जमीनों को सरकार को हड़पने नहीं देंगे। जहाँ जहाँ से भी ये इस पे केस हुए हैं, जहाँ जहाँ से भी इस पर एतराज़ जाहिर किया गया है, तो वहाँ से एक ही पूरे केस को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। और पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट का यही था कि आप मुस्लिम संस्था में गैर मुस्लिम को कैसे डाल सकते हैं, और क्या आप जो हैं किसी गैर मुस्लिम संस्था के अंदर मुसलमानों को डालें। तो इस पर उनकी इस टिप्पणी पर आपका रद्द-ओ-अमल किस तरह का? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हमारी मुस्लिम संस्था है, उसमें आप गैर मुस्लिमों को कैसे डाल सकते हैं, वो भी ये 2-3 बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैं लगातार न्यूज़ देख रही हूँ तो ये लग रहा है कि 2-3 नहीं, 2-3 से बहुत ज़्यादा। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह का ये बयान है कि जब जेपीसी की मीटिंग हो रही थी तो उसमें हमारी बातों को देखा नहीं गया, उस पर उसको रखा नहीं गया। तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करना चाहिए। ये बात भी ये सभी बोल रहे हैं कि जब जेपीसी का जो गठन हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई और बातचीत नहीं हुई। मतलब ये कानून जो है चर्चा करके बात करके नहीं बना है, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी थोप रही है। इसके एक और बहुत अहम सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले बंगाल में जिस तरह से दंगा हुआ, ये वक्फ कानून को लेकर के ही एक इशू बनाया गया, उसमें कई लोग भी काफ़ी इससे प्रभावित हुए। इस बीच में अब जो है गवर्नर वर्सेस ममता बनर्जी, गवर्नर चाह रहे हैं कि अब बंगाल को मैं कर दूँ। तो क्या ये संवैधानिक तौर से ये सही है? देखिए, जो भी बंगाल में घटना हुई है उसका कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, और पता चलना चाहिए कि ये दंगा संयोग है या प्रयोग है। ठीक है, मुझे ये पता चला, मैं कुछ पढ़ रही थी, देखने में आया कि 150 से के करीब लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो दंगा कर रहे थे, उन्हें बंगला नहीं आती है, मतलब बंगाली नहीं आती है, इसका मतलब वो बाहर से गए। तो वो लोग कौन है? आपको पता है जो बंगाल में रह रहा है
मुर्शिदाबाद है ना, जी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बंगाल में जो रह रहा है, बंगाल का नागरिक है लगातार सालों से, तो उन्हें बंगला जरूर आती है। मैं भी बंगाल में 2-4 लाइन बंगला बोलती हूँ, लेकिन जिन्हें बंगला बिल्कुल नहीं आती है वो कौन होंगे, यानी जिन्हें बाहर से पहुंचे होंगे। तो ये भी सोचने वाली बात है।